हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 43B(H)। जी हाँ, इनकम टैक्स का ये सेक्शन जिसने बढ़ा दी है व्यापारी भाइयों की चिंता। कैसे इससे निपटेंगे, क्या है इसके सोल्यूशन, पूरी जानकारी लेने के लिए हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट श्रेष्ठ गोदवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्ट नीति पे। दोस्तों, आने वाली है 31 मार्च, होने वाली है बैलेंस शीट फाइनल, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उस पे भी हमारे व्यापारी भाई आपको देना होगा बहुत ध्यान। इनकम टैक्स में आ गया है एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, सेक्शन 43B क्लॉज H। इस क्लॉज के अंतर्गत अगर आपने किसी MSME को पेमेंट करनी है तो MSME एक्ट के अंदर दिए गए निर्धारित समय के अंदर ही आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, अन्यथा वो पूरा का पूरा उससे संबंधित खर्चा जुड़ जाएगा आपकी इनकम में और उस इनकम पे देना पड़ेगा आपको टैक्स। आइए विस्तार से जानते हैं इस सेक्शन के बारे में और क्या होने वाले हैं बदलाव और क्या करना है आपको। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 43B में लिखा क्या। अगर आपने कोई भी खर्चा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किया है तो उसका डिडक्शन तभी मान्य होगा जिस साल में आपने उसकी पेमेंट की है, भले ही आपकी लायबिलिटी किसी भी साल में अराइज हो गई हो। इसमें एक प्रोविजन भी दिया है इनकम टैक्स ने, एक थोड़ी सी राहत भी दी है कि अगर आपने वो खर्चा, भले ही संबंधित आपका 31 मार्च से पहले का खर्चा हो, आपने पेमेंट भले ही बाद में की है, लेकिन अगर वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम यानी कि 30 सितंबर से पहले ही या फिर 31 जुलाई अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, उससे पहले पेमेंट कर दी है तो भी ये मान्य होती है। आइए जानते हैं ये जो नया क्लॉज H आया है सेक्शन 43B का, ये क्या कहता है। ये कहता है एनी सम पेबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट शैल बी अलाउड only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which that sum is actually paid by him, not payable। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है actually paid by him। और जो प्रोविजो था इस सेक्शन 43B का, जो कहता था कि अगर आपने भले ही साल खत्म होने के बाद ही क्यों नहीं पेमेंट की है, लेकिन रिटर्न की जो ड्यू डेट है, अगर आप ऑडिट कराते हैं तो 30 सितंबर होती है, अगर ऑडिट नहीं कराते हैं तो 31 जुलाई होती है। अगर आपने उसके पहले खर्चा कर दिया है उसके रिगार्डिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं, पेमेंट हो गई है। लेकिन ये जो 43BH सेक्शन है, ये इसके लिए ये प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब अगर आपने कोई भी खर्चा डिडक्शन उसका आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम किया है तो आप ये निश्चित रूप से आप ये पक्का कर लें कि आप उसकी पेमेंट 31 मार्च के पहले ही करेंगे। आइए जानते हैं ये सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी, यानी ये सेक्शन लगेगा किसके ऊपर। अगर आपने किसी ऐसे व्यापारी से माल खरीदा है या सर्विस ली है जो कि MSMED एक्ट के अंतर्गत माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तो ये सेक्शन आपके ऊपर लागू है। अब आइए जानते हैं माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज होती क्या है। इसके लिए हम रेफर करते हैं MSMED एक्ट का सेक्शन 2, जिसमें कि लिखा हुआ है व्हाट इज माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम है और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको। आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। अब आइए जानते हैं क्या होती है स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आपकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है और आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से नीचे है, ध्यान देना दोस्तों, दोनों ही कंडीशंस आपकी मैट होनी चाहिए, तभी आप माइक्रो या स्मॉल की कैटेगरी की डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बार बार हमारे क्लाइंटों के द्वारा पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या ट्रेडर्स भी इस डेफिनेशन के अंडर कवर्ड होंगे। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। MSME एक्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि ट्रेडर्स इस डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होंगे। उसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था
कि ट्रेडर्स को MSMED एक्ट के अंतर्गत सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन की बेनिफिट्स देने के लिए इंक्लूड किया जाएगा और कोई भी बेनिफिट उनको इस एक्ट में नहीं मिलेगा। तो अब आपने जान लिया है कौन है माइक्रो एंटरप्राइज, कौन है स्मॉल एंटरप्राइज। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप जिससे सामान खरीद रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, आपका जो है सेलर, आपको उसका एंटरप्राइज का स्टेटस देखना है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है क्या या फिर सर्विस प्रोवाइडर है क्या, अगर वो है तो क्या वो माइक्रो या स्मॉल है, अगर हाँ तो आपको उसको पेमेंट कर देनी होगी 15 दिन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 15 दिन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एक्सटेंडेड टाइम कुछ मिल जाए तो आपको अपने सप्लायर या सेलर से करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में आप एक टाइम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि इतने टाइम लिमिट तक आप पेमेंट रोक सकते हैं या इतना टाइम लिमिट आपको मिलती है पेमेंट करने के लिए। पर ध्यान रहे दोस्तों, वो टाइम लिमिट भी 45 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। अगर आपने एग्रीमेंट में मान लीजिए 50 दिन ले लिया तो MSMED एक्ट के अंतर्गत जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 45 दिन ही मानी जाएगी, भले ही आपके एग्रीमेंट में वो 50 या 60 दिन क्यों ना लिखा हो। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट है सेलर से तो आप मैक्सिमम 45 दिन ले सकते हैं पेमेंट करने के लिए, और अगर आपका अपने सेलर से एग्रीमेंट है ही नहीं तो आपको 15 दिन के अंदर वो पेमेंट हर हाल में अपने सेलर को कर देनी। आइए अब जानते हैं ये 15 दिन और 45 दिन गिनने कैसे हैं। अगर आपके सप्लायर ने आपको गुड्स दिए हैं और ये गुड्स आप तक पहुंच चुके हैं तो पहुंचने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देनी है। अगर एग्रीमेंट कोई नहीं है तो, अगर एग्रीमेंट है तो गुड्स पहुंचने के 45 दिन के अंदर आपको कर देनी है। और अगर आपका कोई सर्विस एग्रीमेंट है, कोई सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस ले रहे हैं, तो जब सर्विस रेंडर हो गई है, जब सर्विस कंप्लीट हो गई है तो उसके वही टाइम लिमिट होगी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, और अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप एज अ बायर किसी भी वजह से आप प्राप्त किए हुए गुड्स या मिली हुई सर्विस से नाखुश हैं या कोई डेफिशिएंसी है या डिफेक्ट है, वापस करना चाहते हैं गुड्स या सर्विस में कोई ऑब्जेक्शन बताना चाहते हैं, रिटन में आप अपने सेलर को दीजिए। आपका सेलर जब रिटन में आपको देगा कि उसमें वो जो भी कमी थी वो सही सुधार दी गई है, तो सुधारने की डेट से 15 और 45 डेज कैलकुलेट समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। अगर आपने एक सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस ली है 1 जनवरी को, अगर आपका एग्रीमेंट फर्ज करते हैं है तो आपको मिलेगा 45 दिन का टाइम, यानी कि जनवरी के 30 दिन मिल गए आपको और फरवरी के 15 दिन, यानी कि आपको 15 फरवरी तक पेमेंट कर देनी है अपने वेंडर को। अगर आप ये पेमेंट 16 फरवरी से 31 मार्च तक भी कर देते हैं तो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन ये जो 16 फरवरी से 31 मार्च तक का पीरियड है इसमें आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा ब्याज MSMED एक्ट के अंतर्गत। और अगर कहीं आपने ये पेमेंट 31 मार्च के बाद कर दी, यानी कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर ही चेंज कर दिया, तो आपको, क्योंकि 45 दिन आपके पहले ही खत्म हो गए हैं और उसके बाद 31 मार्च भी खत्म हो गई है, तो आपको ये खर्चा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ नहीं होगा, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने पे ज़्यादा टैक्स लगेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि 31 मार्च तक के जितने भी आपके ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, उन सब का आप स्टेटस चेक करें। या वो MSME एक्ट के अंतर्गत माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर उनके 45 दिन 31 मार्च से पहले ख़त्म हो रहे हैं तो कृपया करके उनको ज़रूर से पेमेंट कर दें आप हर हाल में 31 मार्च से पहले। आइए अब समझते हैं दूसरा केस। अगर आपने कोई सर्विस किसी वेंडर से ली है, फर्ज करिए आपने वो सर्विस ली है 15 मार्च को। अब 15 मार्च को आपने सर्विस ली है और मान लेते हैं कि वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में कवर्ड है और इस केस में आपका एग्रीमेंट है, तो भी आपको मिल जाएंगे 45 दिन। तो आइए जानते हैं 45 दिन कैसे गिने जाएंगे। 15 मार्च से 31 मार्च के जो बचे होंगे 16 दिन, 16 दिन के बाद आपके अप्रैल के जो हैं आपके हो गए 29 दिन, 29 और 16 आपके हो गए 45 दिन। 29 अप्रैल से पहले आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, भले ही आप पेमेंट 31 मार्च के बाद कर रहे हैं, लेकिन ये डिडक्शन आपको 31 मार्च से पहले वाले वित्तीय वर्ष में ही अलाउ हो जाएगा, क्योंकि MSMED एक्ट के अंतर्गत 45 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो पहले और दूसरे एग्जाम्पल में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर सुनिएगा।
अगर अभी भी आपके मन में कोई दुविधा या कोई क्वेरी है इस सेक्शन को लेके, तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे जरूर आप पूछ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आप कौन से कंटेंट पे टॉपिक चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।